नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आज पहले दो पार्ट में आपको बताया सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक काल और उनका धार्मिक जीवन। आज हम करेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। उत्खनन से प्राप्त अस्थि पंजरों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, मंगोलवाड और अल्पनियाड, इन चार जातियों के लोग निवास करते थे। अर्थात इस सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों के मिलन के केंद्र बने हुए थे। समाज साधारणतः चार भागों में बटा था। प्रथम वर्ग विद्वानों का रहा होगा, जिसमें पुजारी, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि शामिल थे। दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा। यद्यपि उत्खनन से इस वर्ग में के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, दुर्ग की दीवारें, प्रहरियों के लिए बने गुंबद आदि इस बात के सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि नगर व जनपद की शांति और सुरक्षा व्यवस्था योद्धा वर्ग करता होगा। तीसरा वर्ग व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पियों और कारीगरों का रहा होगा। चौथे वर्ग में गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की भी जानकारी उपलब्ध होती है। इस जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि तात्कालिक समाज में सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं था। खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े आवासों, ग्रहों के बहुलक अवशेष इस बात के द्योतक है कि परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों का अनुमान है कि इस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोता नाती आदि एक साथ रहते थे। परंतु परिवार पितृसत्तात्मक थे या मातृ सत्तात्मक, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। फिर भी खुदाई में जो नारी मूर्तियां हमें मिली है और मातृ देवता की लोकप्रियता के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान अर्थात परिवार में माता का सर्वोपरि स्थान रहा होगा। इसके अलावा नारी के स्थान पर नारी का क्या स्थान रहा होगा सिंधु सभ्यता में, इस बात की भी चर्चा हम करेंगे कि ठोस साक्ष्यों के अभाव में समाज में नारी का स्थान सुनिश्चित करना तो संभव नहीं है। फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था। वह परिवार की मुखिया और पोषिका रही होगी। मुख्य कार्य उसका बच्चों का लालन पालन और घर में सूत काटना था। इसके अलावा सामाजिक उत्सवों में वह पुरुषों के साथ भी सम्मिलित होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग कैसा रहन सहन रखते थे, इस बात की सूचना है कि हड़प्पाई लोग शांति प्रिय थे, समृद्ध जीवन की कामना करते थे। खुदाई से प्राप्त कलश, कटोरियाँ, थालियाँ, कटोरा, गिलास, परात, कढ़ाई, प्याली, तस्तरी, घड़ा, चम्मच आदि मुद्राओं पर अंकित पलंग, कुर्सियाँ, तिपाइयाँ उनकी संपन्नता को प्रकट करते हैं। इन वस्तुओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में पत्थर के स्थान पर कांसा और तांबा प्रयोग में लाया जाता होगा। खुदाई से प्राप्त मूर्तियां नग्न हैं, परंतु हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये लोग वस्त्रों का उपयोग करते थे। शरीर पर दो वस्त्र धारण किए जाते थे, जिनमें ऊपरी वस्त्र शाल की भांति कंधे के ऊपर से दाहिनी कोख तक ओढ़ने के काम आता था। दूसरा अधोवस्त्र आधुनिक धोती की भांति कमर के नीचे पहना जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग केश विन्यास का बड़ा शौक रखते थे। खुदाई से प्राप्त शीशा और कंघी इस बात की पुष्टि करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण प्रेमी थे। खुदाई में कंठहार, कर्णफूल, हांसुली, भुजबंद, कड़ा, छड़ा, अंगूठियां, चूड़ियां, करधनी, पायजेब, नाक में पहनने के आभूषण मिले हैं। अंगूठियां अधिक संख्या में मिली है।
चूड़ियाँ या कंगन सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शंख या मिट्टी के बनाए जाते थे। इसी प्रकार उपबंध दो करधनियों में के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। खान पान के बारे में हड़प्पा के लोग खान पान में गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल तथा विविध फल और सब्जियों का प्रयोग करते थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने के प्रमाण भी मिलते हैं। यह लोग बकरी और भैंस के दूध का भी उपयोग करते थे। आमोद प्रमोद के संबंध में ये कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना आदि जानते थे। इसके अलावा अवशेषों पर उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है कि ये लोग मनोरंजन के लिए सांड, मुर्गा, तीतर, बटेर आदि को लड़वाया करते थे। नृत्य और संगीत उस युग में आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक सुंदर मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि इनकी संगीत प्रियता कितनी उत्कृष्ट कोटि की थी। सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उन लोगों ने अपने बच्चों और युवकों के लिए शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम भी अवश्य बनाया होगा। लिखने का काम मुख्यतः तख्तियों पर होता था। खुदाई में कुछ तख्तियां भी मिली है। सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों से प्राप्त बहुत सी मुद्राएं, ताम्रपत्र, मिट्टी के बर्तनों पर अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। लेख केवल एक या दो पंक्ति वाले हैं, इसलिए कुछ लोग इन लेखों को पढ़ने अथवा लिपि की सही जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके हैं। हंटर का कहना है कि ये लेख चित्रलिपि में है। इनकी चित्रात्मकता लिपि, इसलिए इसे चित्रात्मकता लिपि कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के लोगों की कला के बारे में हमें जानकारी नगर निर्माण और भवन निर्माण, संगीत कला, नृत्य, केश विन्यास आदि से पता चलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाषाण मूर्ति का अधोभाग टूटा हुआ है, उधर भाग अति सुंदर और कलात्मक है। मूर्ति की आंखें अध खुली है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति योगस्थ है। मूर्ति के सर पर बाल और मुख पर दाढ़ी है। बालों को खूब सजाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त दो पाषाण मूर्तियों की विद्वानों ने काफी प्रशंसा की है। इसमें एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति है और दूसरी जो मूर्ति है वह काले पत्थर की है, जो किसी नर्तक की प्रतीत होती है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता की चित्रकला की जानकारी उनके बर्तन पर बने हुए चित्रों और मुद्राओं पर अंकित आकृतियों से मिलती है। उस समय चित्रकार रेखाओं और बिंदुओं के माध्यम से बर्तन पर चित्रकारी करते थे। उन पर हिरण, बकरी, खरगोश, कौवा, बतख, गिलहरी, मोर, सांप आदि बनाते थे। मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के पशु आदि चित्रित हैं। ये चित्रण अत्यधिक सजीव एवं स्वाभाविक है, जो कलाकार की उच्च प्रतिभा और कलात्मकता का परिचय देते हैं। इति नमस्कार।